राजीव दीक्षित जी का जो भारत स्वाभिमान की जो शुरुआत हुई थी, उसमें उन्होंने हजारों युवाओं से आह्वान किया था कि जो देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं वो यहाँ पर आ जाएं। तो उस समय 6000 युवा जो है भारत से गए थे वहाँ पर, और उसमें से 120 का सिलेक्शन हुआ था और 18 प्रकार के हमारे इंटरव्यू हुए थे। और ईश्वर ने शायद मुझे ऐसे पुण्य आत्मा के साथ रहने का मौका मिला और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और 120 में ये पूरी योजना जो राजीव भाई की थी उसमें मुझे काम करने का जो है मौका मिला। और आज मुझे फिर से वो चीज़ अनुभव हो रही है, क्योंकि राजीव जी के जाने के बाद यहाँ एक भाई एलोपैथी के बारे में बता रहे थे, शायद सामने बैठे हैं, कि वो करते हैं, लेकिन उनके मन में पीड़ा है कि मैं एलोपैथी कर तो रहा हूँ, मुझे परिवार चलाना है, अपना घर देखना है, लेकिन फिर भी इस विचार के लिए वो इतना उनके अंदर समर्पण है। कुछ यहाँ भाई बैठे पीछे बातें कर रहे थे कि फ़ोटो मत लेना जी हमारी, क्योंकि हम थोड़ा सरकारी काम में हैं। तो मतलब अब मुझे ये समझ में आ गया कि अब इस अभियान को कोई रोक नहीं सकता। इस अभियान को शायद दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठी हो जाए ना, लेकिन जो सच की लड़ाई है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। अपने आप को कांटों पे रखने के बाद भी इस पवित्र अभियान के लिए करने को तैयार हैं। तो और मतलब ऐसा जो ये अभियान है, तो राजीव जी के विचारों को लेकर के उन्होंने जो कहा था कि पूरे व्यवस्था परिवर्तन जो है करनी पड़ेगी सत्ता परिवर्तन के बाद, और आज मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर पहुँचा। और डॉक्टर बल्हारा जी, ईश्वर ने इनको निमित्त बनाया है ये संगठित करने का, तो मैं तो सच में बहुत बहुत साधुवाद हूँ भाई सुशील जी का, डॉक्टर साहब अपने वकील साहब जी का, सुनील जी का, जिनको भी मैं जानता हूँ। लेकिन थोड़ी सी और बात मैं कहना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों की यात्रा में मुझे भारत के अलग अलग कोने में जाने का मौका मिला, गरीबी अमीरी सबको बहुत नज़दीकी से देखने का मिला कि लोग जो हैं मतलब इतने दर्द में तड़प रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये फिर से जो ये जो लड़ाई फिर से शुरू की गई है, ये जनता सरकार मोर्चा ने जो ये बीड़ा उठाया है, मैं इनके साथ तन मन और धन से जो है इसमें 24 घंटे इनके लिए उपस्थित हूँ। और जो मैं अभी के लिए काम मैंने जिम्मेदारी ली है, जो मैं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में स्वदेशी मेलों के माध्यम से जो भी ग्राम उद्योग पे, छोटे छोटे उद्योगों पे काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार देने का जो है हम आगे काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा को भी अर्थ की बहुत ज़रूरत रहेगी, तो मेरे दिमाग में जितनी भी चीज़ें मैं समझ पाया हूँ, उन मेलों के माध्यम से एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर के जितना भी अर्थ वहाँ से अर्जित किया जाएगा वो इस जनता सरकार मोर्चा के लिए समर्पित रहेगा। और आने वाले राजीव भाई की जो पुण्यतिथि है, उसमें मैं चाहता हूँ कि या तो जनता सरकार मोर्चा कुछ निर्णय ले, क्योंकि वो भारतीय जो तिथि है वो 18 नवंबर को आने वाली है इस बार। पिछली बार भी भारतीय तिथि पे हमने सुनाम में मेला किया था। तो उस दिन जो है कुछ एक बड़ी योजना, कोई एक बड़ा ऐलान जो है अगर किया जाए तो वो रहेगा। तो ज़्यादा शब्द ना लेकर के उन्होंने अपना परिचय दिया, थोड़ा दिया। एक क्लिप देखी होगी आप लोगों ने राजीव दीक्षित जी की, और वो हिसार की है शायद। वो ये कह रहे हैं कि भी मैं एक स्टेशन पे खड़ा था और एक माँ बेटी बात करती हुई दिखी, पता चला कि वो तो तात्या टोपे के परिवार की है, महारानी के, झांसी की रानी के परिवार की है। और ये हालत सुन के आप कभी भी उस वीडियो को सुनोगे तो अंदर से मतलब अपने आप आंखें भर के आती हैं कि ये हालत भी है। ऐसे दर्द से निकले हुए एक भाई हैं जो पिछले 11-12 साल से एक ही लय में और शायद इन्हीं लोगों की खोज में वो घूम रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि ये सौभाग्य होता है कि जो कोई पुरोधा, जिसको आम समाज अवतार कह के नकार देता है, जो पुरोधा पैदा होता है सदियों में, और वो किसी भाई के ऊपर हाथ रख देते, बड़ी किस्मत की बात है। ये भाई बताते हैं कि मेरा नाम आनंद था, और राजीव जी कह देते हैं हैप्पी। बोले हैप्पी था मेरा नाम,
और राजीव भाई कहते भाई ये तो अंग्रेजी नाम है, कोई मतलब है? बोले जी फिर, बोले आनंद रखो। और पिछले 12 साल से ये भाई आनंद की पहचान के साथ राजीव जी को लिए देश भर घूम रहे हैं। और ये जो जुनून है, ये जो दर्द है, इनकी आंखों में मैं थोड़ी देर पहले भी देख रहा था, ये कह रहे थे कि आज दशक के बाद एक थोड़ी संतुष्टि मिली है कि जो दर्द लेके वो आत्मा चली गई, शायद दोबारा से उनका वो विचार खड़ा हो गया। तो इस भाई के लिए एक बार स्पेशल तालियां हो इनके लंबे संघर्ष के लिए। धन्यवाद। रह रहे गणे गणे रह रहे भाई। मेरा नाम सुनील शर्मा है, गांव सालवन, जिला करनाल। जितना मैंने भाई के बारे में बोला है उनमें से एक चीज को हटा के वो ये है कि भाई राजीव जी से फेस टू फेस नहीं मिले, बाकी मेरा भी दर्द वही है, लगभग दशक से ऊपर हो गया है। आप एक शब्द सुनते हो, व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, ये शब्द है बड़ा खतरनाक। लेकिन व्यवस्था तब है जब जीवन का हर एक पहलू आपके अनुसार आपको सुख देने वाला है। अगर ये व्यवस्था है तो आज अगर हम अपने चारों तरफ देखें, परखें कि क्या व्यवस्था है आपके खान पान में, आपके स्वास्थ्य में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके देश में, आर्थिक तौर पे, खेती के तौर पे, किसी भी तरीके से आप जाइए तो क्या व्यवस्था है? यानी क्या हर जगह संतुष्टि है? और अगर संतुष्टि नहीं है तो फिर व्यवस्था कहां है? फिर तो अव्यवस्था है। मैं जब भी ये जो वर्तमान तंत्र जो चल रहा है, सिस्टम जो चल रहा है, इसको कभी व्यवस्था का नाम देने का मन ही नहीं करता, ये तो अव्यवस्था है। और जब भी कोई भी तंत्र अव्यवस्थित है तो फिर उसमें लंबा जीवन यापन कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि जब जब जीवन के किसी भी क्षेत्र में अव्यवस्था होगी या असंतुलन होगा, वो पूरी तरह आपके विनाश का कारण बनेगा। इससे ज्यादा बड़ी और इससे छोटी बात कुछ है ही नहीं। तो जब अव्यवस्था है और इस अव्यवस्था को हम पिछले सैकड़ों साल से देख रहे हैं, परख रहे हैं, तो उस अव्यवस्था में एक नाम आता है जिसको हर किसी के चेहरे पे या हर किसी के दिमाग में हम सुन लेते हैं, भगत सिंह जैसे लोगों का। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगत सिंह को उठाए फिरते, लेकिन सुना किसी ने भी नहीं और समझा किसी ने भी नहीं। जो आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात हो रही है या इस अव्यवस्था से त्रस्त लोग इसको बदलने की बात कर रहे हैं, वो बात लगभग एक सदी पहले भगत सिंह किया करते थे। एकदम वही बात जो आज हमें करनी पड़ रही है। फिर किसी भी पहलू को आप लो और उस पहलू में एक बात आती है, जैसे एक अपने क्रांतिकारी हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जब उनको फांसी हुई वो एक बात कह के गए कि अच्छा होता 10 से 12 साल की सशस्त्र क्रांति के बाद जब मैं फांसी के फंदे पे खड़ा हूं तो चंद लोग मेरे सामने हैं, इससे अच्छा यह होता कि मैं शस्त्र रख के और वैचारिक क्रांति करता। तो जो पूर्वजों ने गलतियां की हैं या पूर्वजों से कुछ कमियां रह गई होंगी, उनसे सीख के एक नए रास्ते पर कदम बढ़ाने होंगे। और इस कदम को, अगर इस रास्ते को देखें तो वो राजीव जी कहते हैं कि विचार डालते चलो, देवेंद्र जी कहते हैं बीज डालते चलो। जैसे शिक्षा की बात करते, बोला कि 10 साल पहले जिसके बच्चे के बारे में मैंने बताया था तब तो उसको समझ आया नहीं, आज वो कहता है यार देवेंद्र ठीक ही कह रहा था। अब वो बीज जो विचार का वो 10 साल पहले पड़ा था, आज वो फुटाव में है। और इसको बहुत कम शब्दों में राजीव जी कहते थे कि वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक। आप अपना ये काम करते चलो, अपने आप ये विचार एक दिन ऐसा प्रबल होगा कि आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप आएंगे आपके साथ। और ये साथ कैसे आते हैं, एक देसी उदाहरण से आप देखो। अभी हम गाड़ी से आ रहे थे और रास्ते में 2 महिलाएं थी, वो एक चुंबक पे और एक रस्सी बांध के ऐसे घसीटती जा रही थी। मैं देवेंद्र भाई को एक बात कहता हूँ, भाई ये है अपने लिए तो
ये जो है ना विचार, ये विचार है अपना कि हम अपने विचारों का जो चुंबक है वो फेंकते चले जाएं, जो अपने विचार का लोहा होगा वो चिपकता चला जाएगा। और आज है देखो, केवल एक शर्त के साथ कि आपका मनोबल कितना ऊंचा है, आपका विचार कितना मजबूत है। और जो बार बार चर्चा होती है वो ये कि अपनी आत्मा को जगा के और अपने आप को मार के हम कितना व्यवस्थित होकर एक साथ चलते हैं और संगठित होकर चलते हैं, वो भी एक देखने की बात है। अब इसमें एक बात है कि जो बार बार विचार किया जाता है कि क्या व्यक्ति व्यवस्था से लड़ेगा, नहीं लड़ सकता। आज तक लाखों संगठन बन चुके, कोई संगठन नहीं लड़ सका। तो क्या कैसे बदलाव आएगा जिसका एक बहुत बड़ा नाम हम दे रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, जबकि अव्यवस्था को परिवर्तन करके व्यवस्था परिवर्तन बनाना है। तो उसके लिए जो हम बार बार विचार करते हैं सभी मिलके कि जैसे जैसे तबाही का रास्ता आता है उसी तरीके से तबाही को खत्म करने का रास्ता भी है। मेरे पास एक समझ है कि मैं खेती की समस्या को पकड़ के कि खेती की बर्बादी की शुरुआत कहां से हुई, क्या क्या उसमें पड़ाव आए, कौन कौन से उसमें टूल यूज करे गए, क्या क्या तरीके अपनाए गए, किन किन लोगों ने वैचारिक सहयोग दिया, किन किन लोगों ने योजनाएं बनाई, किन किन लोगों ने आर्थिक सहयोग किया, आर्थिक योजनाएं बनाई, उन सब को समझ के, यानी पिछले सैकड़ों साल के इतिहास को समझ के आज ये चेक करें कि वर्तमान में हम कहां खड़े हैं। और वर्तमान जिस दिन समझ आ जाएगा कि पिछले भूतकाल से वर्तमान कहां है, इन दोनों के आंकलन के बाद यह पता चलेगा शुरुआत कहां से हुई, गलतियां कहां आई, उसका परिणाम क्या है। और अगर परिणाम हमें समझ आया और पिछली बर्बादी का रास्ता समझ आया है तो अगली आबादी का रास्ता भी हम आराम से मिल बैठ के निकाल लेंगे। तो सबके बीच में सबके पास अपना अपना हुनर है। आनंद भाई कह रहे थे कि अंदर दर्द भरा पड़ा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई मौका मिले तो वो निकले। अब वो दर्द निकालने का टाइम बड़े गजब के तरीके से है। अब इसमें एक छोटी सी बात हो मैं कहूं, एक भाई थे, इन्होंने इस आर यूनिवर्सिटी में कुछ चौधरी चरण सिंह जी की फोटो हटवाने का विरोध किया था, डॉक्टर विनय महिला, उन्होंने और वो निकाल दिए। जब वो विरोध बढ़ा ना तो सब कुछ वही सेट हो गया अपने आप। समाज की ताकत थी ये कि समाज ने एक बार थोड़ा सा हुंकार भरी, हल्की सी, और केवल सोशल मीडिया पे थी, वो ज्यादा लंबी भी नहीं थी। अब भाई कहीं धरने प्रदर्शन आंदोलन हुए हो तो वो पहले तो किसी दूसरे शहर से जो स्थानांतरण था वो वापस, और जिस पोस्ट पे थे वो वापस, ये ताकत है। अब जो भाइयों को ये ऐसा लगता है कि भाई हम तो सरकारी नौकरियों में डर लगता है, अब डरने की बात नहीं है। अगर आप संगठित हैं तो आप अपनी सच्चाई पे हो, जहां पे हो वहां पे अच्छे तरीके से रहोगे और लठ के दम पे रहोगे, क्योंकि आप सही हो और आप संगठित और आप ताकत के साथ हो। तो इसी तरीके से जिस जिस भाई के पास जो हुनर है, जैसे एक भाई ने बोला कि भाई मैं स्टेज यूज कर लूं, ये लेक्चर स्टैंड, हमारा एक उद्देश्य तो पूरा हो गया था कि भाई ये वक्ता है, यही तो होता है। और ऐसे बहुत भाई हैं, कुछ कहते हैं भाई हम तो ना खान पान पे काम कर देंगे, व्यवस्था यानी व्यवस्था पे, कि जो मीटिंग हो रही है उसकी व्यवस्था पे काम करेंगे, तो इसका मतलब है कि मैनेजर अच्छा है। जो कह रहा है कि भाई मैं तो है ना योग प्रचारक हूं या योग विभाग में हूं, तो इसका मतलब चिकित्सक अच्छा है। जिसके पास जो जो हुनर है, जैसे अभी ये फार्म आएगा आपको, वैसे तो भाई बताते हैं, मैं इस फार्म के बारे में बता दूं। इस फार्म पे एक शब्द लिखा है काबिलियत, शायद वो समझने में थोड़ा कई बार कंफ्यूजन होता है। उसमें यह लिखना है कि आप मोर्चा में अगर आओ तो आप क्या जिम्मेदारी ले सकते हो। भाई आप बोलने की ले सकते हो, आप लिखने की ले सकते हो, आप फोन करने की ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो। जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है कि मैं खेती पे जितना समझ पाया और जितना आगे समझ पाऊंगा वो सारा मैं अपना योगदान खेती के विषय में दूंगा। चाहे वो पुरानी रिसर्च की बात हो, समस्याएं कहाँ आई हैं, उसके समाधान क्या है और कहाँ आगे ये समस्याएं जाएंगी, अगर नहीं कर पाए तो इसका तोड़ क्या है, सारे मिल बैठ के। ऐसे ही सबके अपने अपने विभाग हैं। तो सभी साथी मिलके उन पूर्वजों की मुहिम को बढ़ाते चलें। और जिन एक
जब संघर्ष लंबा हो जाता है तो लंबे संघर्ष में एक कमी आ जाती है थोड़ी सी, और वो कमी ये होती है व्यक्तिगत और मतलब पर्सनल कमियां होती हैं ये कि जब हम बोलते हैं तो विषयों का पता नहीं होता कि विषय कहां चला गया। तो जब हम यहां बैठे हैं तो आज की जो परिस्थिति है उस पर अपना विषय कितना बोलना है ये अपने निर्धारित हो, 10 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, 3 मिनट है, 2 मिनट, जितनी भी है। जब बात आएगी योजनाएं बनाने की तो योजना बनाते टाइम फिर हमें कितना बताना है भाई, अपना विजन डॉक्यूमेंट देना है, हमें लिखित में देना है, मैंने कितनी बातें, कितने लंबे समय की योजना है, 5 साल की योजना है, 10 साल की योजना है, तो उस पर कितना बताना है वो सारा। नहीं तो हो क्या रहा है, इस थोड़ी सी कमी से ये पता चल गया कि भाई ग्रुप बन गया और मेरे जैसे लोगों का बन गया, और जो अंदर में है ना वो अंधाधुंध डालना शुरू कर दिया, जबकि ग्रुप में 10 से ज्यादा मैसेज होते ही कोई पढ़ता नहीं। और ये जो ग्रुप है इनको, ये जो लोग बैठे हैं, इतनी समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि जो ये फोन के ग्रुप हैं ये केवल और केवल जानकारी के लिए हैं कि भाई उप भाइयों ने, जो देवेंद्र जी, नरेंद्र जी, सुशील जी, जो वो कहीं मीटिंग करके आए हैं या कोई योजना और बनी है, वो आपके बीच में एक मैसेज आएगा, आपका कोई सुझाव है तो आप दे दो। कई बार मजबूर होकर ये कहना पड़ता भाई अच्छा हम तो ओनली एडमिन कर रहे हैं ग्रुप को, और ये अच्छा नहीं लगता। तो इतनी समझ के साथ हम बैठे कि जो ये सोशल मीडिया पे खासकर व्हाट्सएप का है, इसको इतना इतना संयमित कर दें कि केवल मैसेज आए उनको पढ़ने के लिए। अगर 100 मैसेज आए और उन 100 मैसेज में एक मैसेज मैंने डाल दिया कि भाई खेती पे इस जगह पे प्रोग्राम करेंगे, देखेगा ही नहीं कोई, क्योंकि 100 मैसेज कोई देखता ही नहीं। अगर 1 या 2 ही मैसेज होंगे तो पता चलेगा जनता सरकार मोर्चा की टीम का मैसेज है, कोई जरूरी होगा। तो इस तरीके से हमें व्यवस्थित करके, अपने आप को संयमित करके और यह समझ बना के कि कहां कितना योगदान आपका आ रहा है उतना ही योगदान करें। समय कुछ अलग है और योगदान कुछ अलग टाइप का आ जाए तो एक अलग सी स्थिति बन के और वो जो काम है वो कहीं पीछे छूट जाता है। तो आप सब ने इतना ध्यान से सुना, आप सब मेरे दर्द को अपना बनाने के लिए या आपके दर्द को मैं अपना बनाने के लिए आपके बीच में हूं। आप सबका सहयोग मिलके सभी किन ले है सारे तो ले लो राम राम। तो आज सुनी को नहीं, चलो ठीक है। एक तो कुछ लोग यहाँ ना मीठा खाने आए थे, उनको नमकीन दिया जा रहा है। तो एक बात स्पष्ट कर दे, आज आपको कोई भाषण हम नहीं देने आए, हम आप लोगों को सुनने आए हैं। कुछ थोड़ी स्पष्टीकरण आपको दे दें, ये जो कार्यक्रम है ये हम आप लोगों को सुनने आए हैं, आप लोगों की राय जानने आए हैं, और आज हम आपको कुछ देने नहीं, आपसे कुछ लेने भी आए हैं। तो आज हम, अगर कोई देवेंद्र भाई अगर आपने इनको चीट करके बुलाया है कि मैं आ रहा हूँ और आपको भाषण दूंगा, तो ऐसा मेरे हिसाब से गलत आपने किया है, ऐसा कुछ हुआ है। तो आज जो ये कार्यक्रम है, ये एक तो जो जनता सरकार मोर्चा के 3 जिले हैं, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, एक तो उन साथियों का आपस में परिचय कराने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, एक बात। दूसरा, अगर कोई साथी विकास सिंह सर भाई जो है उसकी जान पहचान का हो तो उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। कोई खेदड़ में कोई आंदोलन चल रहा था और वहाँ पे कोई इंसिडेंट से कोई दुर्घटना हो गई, तो वहाँ पे कोई मामला ज़्यादा पेच फंस गया है, तो वो आ नहीं पाए, और उनके लिए मैं उनकी तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं यहाँ आज कोई भाषण मेरे हिसाब से नहीं होगा, कोई साथी बचा है तो हम उसको सुनेंगे, लेकिन मैं इसमें 1-2 चीज़ें आपको जोड़ देता हूँ। एक तो मैं इस टीम से भी निवेदन करूंगा कि जिस जिम्मेवारी से हम बच रहे थे, हालांकि जब हमने स्टार्टिंग में इस जनता सरकार मोर्चा का निर्माण किया तो इसके बारे में आपको बता दूं, जनता सरकार मोर्चा कोई संगठन नहीं है। जनता सरकार मोर्चा हमने मजबूरी में बनाया था। मजबूरी कैसे थी? जब देवेंद्र भाई को बाहर लेके आए तो उस समय हमें यह लगता था कि प्रशासन कहीं ना कहीं दोबारा इन पे या इसकी पूरी टीम पे, हम पे हो सकता है दोबारा से, क्योंकि उस समय बड़ा डर का माहौल था कि कहीं दोबारा अंदर ना कर दे। तो इसलिए हमने आनन फानन में, जींद में 21 संगठनों को लेके जनता सरकार मोर्चे का निर्माण किया था। उसमें किसान संगठन भी थे, उसमें राजू भाई के संगठन भी थे, उसमें सामाजिक संगठन भी थे। तो सब ने मिलकर एक मोर्चे का निर्माण किया था। और गजब बात ये रही थी, इस मोर्चे में कोई भी अध्यक्ष नहीं था।
नाआज है। कोई भी इस मोर्चे में हमने कोई भी पद नहीं दिया अभी तक का। इस मोर्चे में सिर्फ ये मोर्चा जो है विचार से चल रहा है। तो कोई भी साथी अगर किसी संगठन से आया है तो ये कतई ना माने कि मैं जनता सरकार मोर्चे में जाऊंगा तो मेरा संगठन से मैं हट जाऊंगा। देखिए, मैं लगभग पिछले 2 साल से तो ज़्यादा आंदोलन में रहा हूं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मैं किसान आंदोलन में भी रहा हूं और अंदर तक जाके आया हूं। कोई साथी किसान आंदोलन का हो तो बुरा मत मानना, लेकिन जितना हम दक्षिण पंथ से परेशान हैं, दक्षिण पंथ का मतलब समझते हो, जिसको लोग आज के टाइम पे बीजेपी मानती है, या वाम पंथ जिसको लेफ्टिस्ट मानते हैं, जितना देश के लिए ये खतरनाक है, इतना ही एक विचारधारा जो संगठनवाद है वो भी इससे कहीं कहीं ज़्यादा खतरनाक है। मैं पिछले 2 साल में लगभग सभी संगठनों में, जितने भी खासकर किसान संगठन रहे हैं, उनमें बहुत गहराई से रहा हूँ। मुझे ये एक बार ये भी लगा था कि एक बहुत बड़ा संगठन मोर्चा बना है, मैं किसी बुराई के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं जब अंदर गया तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि इस समय कोई भी संगठन या कोई भी मोर्चा समाज में ऐसा काम नहीं कर रहा जो आप लोगों के मुद्दे उठा सके और आपको बचाने का काम कर सके। मैंने एक सवाल किया था, 1.5 साल तक, 1.25 साल तक मैं टिकरी बॉर्डर पे रहा। मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं 1.25 साल बैठ के टिकरी बॉर्डर पे हम एक मैसेज, एक ट्रेनिंग किसानों को ये नहीं दे पाए कि बीज पे काम कैसे करना है, खेती पे काम कैसे करना है, किसान को बचाना कैसे है। हमने 1.25 साल में इस बात का कई बार कोशिश की कि जब किसान निकल के घर से आए हैं तो कम से कम एक काम करिए कि इनको ट्रेनिंग दे दीजिए कि खेती कैसे करनी है, बीज कैसे बचाना है, गाय से खेती कैसे करनी है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम ऐसा कोई व्यवस्था 1.25 साल में नहीं खड़ा कर पाए। तो जो भी आज के समय में संगठन काम कर रहे हैं वो कोई एक्चुअल में मतलब समाज के लिए काम कर रहे हैं, किसान के लिए काम कर रहे हैं, मुझे तो कम से कम नहीं लगता। क्योंकि संगठनवाद हैवी है और इतना हैवी है कि जो मूल मुद्दे वो कहीं छूट जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, मैं जब भी गाय की बात करता हूँ, जब भी आयुर्वेद की बात करता हूँ, तो मुझे एक मान लिया जाता है कि ये कहीं न कहीं बीजेपी माइंड का आदमी है। लेकिन जैसे ही मैं आंदोलन में जाता हूँ तो मुझे ये ठप्पा लग जाता है कि ये तो वामपंथी है, इसको मतलब आंदोलन करने से ही मतलब है। मेरी पहचान क्या है? राजीव भाई दीक्षित का जो विचार था, जो ना वामपंथ को मानता ना दक्षिण पंथ को मानता था, उसका एक ही मुद्दा था कि वैदिक व्यवस्था किस तरह स्थापित हो भारत में। वो उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, उस पर कोई काम ही नहीं कर रहा। तो हमें एक अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप बिल्कुल, मैं 1 साल का जो जनता सरकार का मोर्चा का जो मेरा अनुभव रहा है उसमें एक बात बिल्कुल ऐड कर लीजिए। मैं निवेदन करूंगा आपसे, अगर आप लोग अब 20 तरह बैठे हो कि 4-5 लोग मुख्य लोग हैं, ये सब कुछ कर लेंगे तो आप इस गलतफहमी से बाहर निकल जाइए। जब तक आप लोग जो यहाँ पे आए हो, जब तक आपको ये नहीं एहसास होगा कि ये जनता सरकार मोर्चा मेरा है और कल को देवेंद्र और जो अग्रणीय लोग हैं अगर वो सारे के सारे खत्म भी हो जाते हैं या जेल में चले जाते हैं तो इस मोर्चे को किस तरह चलाना है, जब तक आपका ये विचार अंदर से नहीं आएगा, इस मोर्चे का भी कुछ नहीं होना। बता रहा हूँ, आज के 1 साल बाद बर्बाद हो जाएगा। आप लोग कितनी अग्रणी भूमिका में आते हो, आप लोग लड़ाई के लिए कितना तैयार हो, आप लोग कितना सीखते हो। हम ये मानते हैं कि लगभग पिछले 2 साल से 1.5 साल से हम 7-8 लोग हैं, 7-8 लोग हैं। हमें ये संख्या 100 से 150 करनी थी, लेकिन हम अभी तक 10 से आगे नहीं बढ़ पाए। इसका मतलब हम टोटली फेलियर हैं। किसी साथी को ये लगता हो कि जब तो जनता सरकार मोर्चा खड़ा होगा और धूम में ठा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो लोग यहाँ पे आए हो, पूरा प्लान है करना क्या है, पूरा विषय कंसेप्ट क्लियर है करना क्या है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन जो वो लोग हैं, जो तड़प के लोग हैं, जब तक वो अपने आप से निकल के नहीं आएंगे, जब तक वो काम छोड़ के घर पे समाज के लिए नहीं निकल पाएंगे, तो सोचता इस संगठन का वही हाल हो जो बाकी संगठनों का हुआ है। इसमें मैं एक हमारी टीम से मैं निवेदन करूंगा, या हमारी तो क्या अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि जिम्मेवारी जरूर दी जाए। क्योंकि मैंने एक चीज़ अनुभव की है, जैसे पीछे आज से 20 साल पहले जब भी हम शादी में जाते थे ना, ब्याह शादी में पड़ोसी के जाते थे, खासकर जब गाँव में जाते थे, तो मुझे काम मिलता था शादी में जाके। चाहे मेरी ड्यूटी कन्यादान लिखने में लगे, चाहे मेरी ड्यूटी मिठाई के दरवाजे के बाहर लगे, या मेरी ड्यूटी लगे उस कोठड़ी जो जहाँ पे सामान रखा है उसका मिठाई का, वहाँ से लेके टेंट तक लेके आने में हर व्यक्ति को काम दिया जाता था, पड़ोसी को। और पड़ोसी को ये लगता था कि मेरी इस शादी में भागीदारी है, ऐसा फील होता था। आज भले ही कोई कितना गहरा दोस्त हो, जब वो शादी में जाता है उसको ये कहा जाता है बस आप बैठ जाओ, काम कुछ नहीं करना। वो कितना ही खास आदमी हो, उसको ये लगता जी मेरा इस शादी में मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, मतलब उसको ये लगता कि मैं खाम आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करेंगे, भाई तू बैठ जा, एक बोतल ले ले
और तू अपना पी ले राम तय। ये जो बदलाव जो समाज में आया है जिम्मेदारी दिए बिना, इसको इसने भी मतलब एक बहुत बड़ा समस्या पैदा कर दी है। तो मैं निवेदन नरेंद्र भाई से निवेदन करूंगा, बाकी टीम से निवेदन करूंगा कि अगर आप जिम्मेवारी से बच रहे हो तो आपको जिम्मेवारी देकर चलना पड़ेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और मैं एक अंतिम बात जो अपनी कहूँगा, इस समय सबसे बड़ी कोई समस्या तो वो एक मेरे सामने है, या एक मुझे सबसे बड़ी समस्या लगती है कि साथ वाले व्यक्ति को साथ लेकर चलना। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैं मेरे साथी को साथ लेकर कैसे चलूँ। आप यहाँ जो आए हो सकता है 10 विचारधाराओं से आए हो सकता है आप 9 बातों पे सहमत हो साथी से, लेकिन 10वीं बात पे सहमत ना हो। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप उसको छोड़ दोगे, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आपका विचार प्रबल होगा वो आपका विचार ग्रहण कर लेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देवेंद्र का और मेरा है। जब देवेंद्र भाई मेरे पास आया तो मैं गाय को प्राथमिकता देता था, भारत माता को प्राथमिकता देता था। देवेंद्र को लगता था कहीं ये बीजेपी माइंड ना हो। देवेंद्र भाई इस तरह की कुछ बात निकल जाती थी, मुझे लगता था कहीं ये वामपंथ माइंड ना हो। लेकिन जब हम दोनों बैठे आपस में तो हमें लगा कि हमारे तो मुद्दे भी एक और बात भी एक है, हम कहीं से अलग हैं ही नहीं। आज भी लगभग 20 में से 19 बातों का हमारे आपस में समर्थन होता है। एक बात भी जो होती है उसमें हम बैठ के उसका कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जो लोग यहाँ पे आए हैं, अगर आपका किसी व्यक्ति को लगे जी इसने ये बात ठीक नहीं की, हो सकता है कुछ समय बाद उसको खुद को ही बोलने वाले को बात ठीक ना लगे, उसको अपनी गलती को सुधार ले। लेकिन उसने ये बात बोल दी और मुझे पसंद नहीं आई, इस वजह से आप इसको छोड़ के जाओगे, इस वजह से आप दूरी बना लोगे, ये तो कतई भी किसी एंगल से ठीक नहीं है। आपको बार बार आना पड़ेगा, बार बार एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, उसको उसकी सुननी पड़ेगी, अपनी कम बता के उसकी ज़्यादा सुननी पड़ेगी। ये बात त्याग करके आप दूसरे साथी को लेके जा सकते हो। मैं ज़रूर चाहूँगा, मैं आज मुझे जो प्रसन्नता का जो मेरी सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कुछ साथी जो आए हैं वो हमें लगता है कि हमसे भी योग्य हैं। आज हमें इस टीम में हमसे योग्य साथी देखने को मिले हैं। ये हमारा सबसे बड़ा वजह है कि हमारे जो आने का जो आज जो एक चीज़ जो लेके आए थे उसका हमारा सपना पूरा हुआ, और साथी हमारे साथ वो लंबे समय तक चलेंगे। अगर कोई गलत बात निकल गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा। करके आपके बीच में आए थे कि आप और हम यदि एक साझे विचार या सांगठनिक दृष्टि से किसी बड़े उद्देश्य के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए आपको और हमें निर्णय लेना पड़ेगा। अभी तक का जो आपकी और हमारी यात्रा है, भाई सुशील जी ने बताया, देवेंद्र जी ने बताया, एक तो माध्यम है विचार की जागृति का माध्यम, जो आप और हम अभी तक इन सोशल मीडिया के भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जो साथी आपके बीच में आए, इन्होंने इस वैश्विक षड्यंत्रों को, वो व्यवस्था परिवर्तन का जो राजीव भाई का सपना था, वो व्यवस्थाएं, एक व्यवस्था जो संसद और विधानसभाओं के माध्यम से संचालित होती है, और एक व्यवस्था जो वैदिक भारतीय सनातन परंपरा की व्यवस्था थी, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को विचार के माध्यम से एक अकेला व्यक्ति जन जन तक पहुंचा सकता है। और उस विचार का आनंद अपने अपने घरों में, अपने अपने व्यवसायों में बैठे आप और हम आनंद उठा सकते हैं, और उस विचार का आलंबन लेकर के ये शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि ये कार्य तो समाज के अनुकूल है। इस कार्य को जो इस भाई के माध्यम से, जो वो हुतात्मा राजीव भाई आपको और हमें बता करके गया, एक माध्यम यहां तक आता है कि एक जागरण का माध्यम, एक विचार को तरह तरह से एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। आप और हम अभी तक जो इस पूरे हरियाणा की यात्रा हमने की, उस विचार के जागरण को लेकर के, उस विचार के साथ जीवन को जीने वाले साथियों को हमने ढूंढने का प्रयास किया। आज हिसार की इस जोनल बैठक में हम अपने उस विचार के जागरूक साथियों को पूरे हरियाणा से संगठित करके यहां आप और हम उस स्टेज पर आकर के समाप्त कर रहे हैं। आप और हम आपसे मांगने के लिए आज आए हैं, यदि उस विचार को आपने जीना प्रारंभ कर लिया, अपने अपने सामर्थ्य का आकलन कर लिया, अब जो एक अगली यात्रा शुरू होती है, जो वो व्यवस्था परिवर्तन का अभियान था, आप और हम उसको अगले कदम पर लेकर के कैसे लेकर के जाएं। उसके लिए एक एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए संगठन के अंदर संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरी बातचीत है 10 से 15 मिनट में आपके और मेरे बीच जो बातचीत होगी वो केवल और केवल बात होगी संगठन के ऊपर।
यदि आप और हम उस व्यवस्था परिवर्तन को साकार करना चाहते हैं, यदि आप और हम उन आजादी के मतवालों के सपनों को साकार करना चाहते हैं, आपको और हमें आहुति डालनी पड़ेगी। आहुति डालनी पड़ेगी कष्टों की, आहुति डालनी पड़ेगी संकटों की, आहुति डालनी पड़ेगी अपने अपने परिवार का पोषण करने के लिए जो जिम्मेवारियां आपको और मुझे मिली है। उन जिम्मेवारियों में से एक हिस्सा, एक जो आप और हम उचित मानते हैं, इन साथियों की जो ताकत आपने बढ़ानी है वो आहुति आपको डालनी पड़ेगी। एक एक व्यक्ति अपने अपने जिले में, चाहे वो हिसार का साथी है, चाहे वो फतेहाबाद का साथी है, सिरसा का साथी है, या हरियाणा के प्रत्येक जिले में बैठा आपके और मेरे विचार का संघर्ष का वो साथी है, जो ये मानता है कि ये कार्य समाज के लिए उपयोगी कार्य है। ये लड़ाई ना किसी व्यक्ति के खिलाफ है, ये लड़ाई ना किसी दल के खिलाफ है, ये लड़ाई माना वो वैश्विक षड्यंत्रकारी लोग जो आपकी और मेरी सत्ताओं के माध्यम से, चाहे वो किन्हीं भी पॉलिटिकल दलों के व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से आपको और हमें पुनः गुलाम बनाकर तो चल रहे हैं, लेकिन भविष्य के अंदर और भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से गुलाम बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, यदि उस गुलामी से टकराना है तो उस गुलामी के लिए एक एक योद्धा को अपना कौशल बढ़ाना होगा, अपनी ताकत बढ़ानी होगी, अपना नेतृत्व खड़ा करना होगा। वो नेतृत्व भौगोलिक दृष्टि से एक जिले के प्रत्येक गांव में बैठा एक एक ऐसा सोचने वाला साथी, जो आप अपना सहारा बनाना चाहते हैं, जो आप अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, तो वो एक टीम बना करके, एक संगठन की योजना बना करके आप उन साथियों तक पहुंचोगे। पूरे हरियाणा से आकर के आपके बीच में कोई साथी कार्य नहीं कर सकता। इस कार्य को आपको करना होगा और उस कार्य को करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। उस कार्य को करने के लिए एक एक व्यक्ति को प्रत्येक विषय में निपुणता प्राप्त करनी पड़ेगी। आपको और हमें राजीव भाई ने वो इतना ज्ञान दे करके गए हैं, यदि उसको सुन करके आप अपने अपने विचार की तड़प के लोगों तक पहुंच करके उनको संगठित कर जाएंगे, तो जो हमारे से पहले कई बुजुर्गों ने, कई साथियों ने जो अपने अपने सुझाव रखे कि जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से आप और हम करना क्या चाहते हैं, जब आप ये तय कर लेंगे कि हम इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान को आगे लेकर के चल रहे हैं, ये जो कार्य है, ये जो निर्णय है, ये स्टेप बाय स्टेप तय किए जाएंगे। आप और हम पूरे विजन के साथ, पूरे आइडिया के साथ, सब कल्पनाओं में, वर्तमान में जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये कल्पनाओं में बात है, लेकिन जब आगे आगे हम बढ़ेंगे तो एक एक विजन, एक एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके साथ साझा करेंगे कि वर्तमान तंत्र के माध्यम से यदि आप चाहें तो वर्तमान के जो पॉलिटिकल लोग यदि ईमानदारी से इस अतीत के गौरव को, चाहे वो खेती का गौरव था, चाहे वो चिकित्सा का गौरव था, चाहे वो शिक्षा का गौरव था, उस गौरव को यहाँ स्थापित कर सकते हैं। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आपको और हमें चिंतन करना है समाधान के ऊपर। जब आप गांव-गांव जाएंगे तो आपके पास वो भंडार आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो संसाधनों को एकत्रित करते हुए, अपनी अपनी काबिलियत बढ़ाते हुए, तन मन धन, तीन चीजों की आहुति इसके अंदर डलेगी। जिन साथियों के पास धन की व्यवस्थाएं हैं वो समय नहीं दे सकते, तो आप उनको अपने संकल्प को साझा करिएगा, और जो धन गांव-गांव जाने के लिए लगेगा, उन साथियों को संगठित करने के लिए लगेगा, वो आपकी मदद करेंगे। किसी साथी के पास कार्यालय होगा जहां बैठ करके आप अपनी योजना बना सको, आप अपने इस पूरे हिसार के समाज को, उस समाज के अनुरूप जो आपका पीड़ा है, आपका संघर्ष है, उसको बता सको, उससे कार्यालय की मदद लेनी पड़ेगी। आपको जिस एक साथी के पास समय नहीं है वो आपको साधन दे सकता है कि आप मेरे साधन से हिसार के प्रत्येक गांव में जाकर के उन ऊर्जावान साथियों से मिल सकते हैं। तो अगला जो कदम है वो आपके निर्णय पर डिपेंड करता है। यदि आप और हम बैठ करके ये तय करें कि हम कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, हम चुनौती उठाने के लिए तैयार हैं, तो अगला जो हमारा कदम होगा, हम एक विजन डॉक्यूमेंट के साथ आपके बीच में आएंगे। जैसा आदरणीय
रोगी खाप के प्रधान जी ने कहा, सुमेर सिंह जी ने, कि हमें समाज के लिए जो अनुकूल विषय है उन पर बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन उस कार्य के लिए हमें उन साथियों की आवश्यकता है जो अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। ये जनता सरकार मोर्चा एक कॉन्सेप्ट है, एक प्लेटफॉर्म है, और हम आह्वान करते हैं उन साथियों से जो समाज के अनुकूल व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि समाज में जो नेतृत्व विहीनता की गई है, समाज में जो इन पॉलिटिकल लोगों ने एक निराशा का वातावरण पैदा कर दिया है, हम उस निराशा के वातावरण को समाज के उन हुनरबुंद नेतृत्व करने वाले साथियों से आह्वान करते हैं कि आप आइएगा, अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में जो काबिलियत आपके पास है, ये भारत का समाज आपकी अपेक्षा कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, आप अपनी काबिलियत को लगाइएगा। हम जनता की वो ताकत को एक संसद के माध्यम से लड़ाई इस देश के अंदर चल रही है। आप और हम संसद नहीं है, आप और हम सामान्य नागरिक हैं, आप और हम सोच सकते हैं, आप और हम बोल सकते हैं, आप और हम आह्वान कर सकते हैं, हम एक विजन रख सकते हैं। तो उस विजन को क्रियान्वित करने के लिए जो जनता की ताकत अतीत के आंदोलनों से आपको लगी, बहुत से साथी निराश और हताश हो जाते हैं कि सरकारों के अंदर बहुत ताकत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब जनता और समाज की ताकत अपना उग्र रूप लेती है, अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है, तो छोटा दृष्टांत आपने इस आंदोलन के अंदर देखा होगा। जब भारत का किसान अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ और जालिम सत्ताओं ने थोड़े थोड़े परिदृश्य में कुछ नौजवान साथियों को उठा करके जेल के अंदर डाल दिया, तो एक तरफ वो पक्ष खड़ा होता है कि सत्ता की ताकत थी कि उन्होंने पकड़ करके अंदर जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन जब वो समाज खड़ा हुआ, वो जनता खड़ी हुई और उसने उक्कार भरी, तो रात के 12 बजे जेल के दरवाजे खुलते हैं और वो नौजवान उस समाज के अंदर चले जाते हैं। तो जनता के अंदर बहुत ताकत है, लेकिन हमें अपने जो संवैधानिक अधिकार है, चाहे ये झूठा संविधान है, लेकिन आपको और हमें जो अधिकार और जो ताकत और जो शक्तियां मिली हैं, हम मर्यादा के अंदर चलते हुए स्टेप बाय स्टेप अपने योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए चलेंगे। आप जिस भी संगठन में हैं, आप व्यक्ति रूप में हैं, संगठन रूप में हैं, वर्तमान के जो संगठन इस भारत की संस्कृति और गौरव को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, हम उनके ऋणी हैं, हम उनके धन्यवादी हैं। हमारा किसी संगठन से द्वेष नहीं है। जो भारतीय सनातन परंपरा और भारत के अतीत की गौरवपूर्ण परंपरा को वर्तमान में स्थापित करना चाहते हैं, हम सब के हितैषी हैं। हमारी लड़ाई है जो भारत के इस समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं। आज हम समाज रूप में कार्य करेंगे, आज हम आंदोलन रूप में कार्य करेंगे। यदि उस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको और हमें सत्ताओं के माध्यम से उन योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का कार्य करना पड़ा, तो जैसी जैसी ताकत आप जुटाएंगे, जैसा जैसा संगठन आप खड़ा करेंगे, तो वैसा वैसा निर्णय आप और हम मिलकर के लेंगे। क्योंकि मैं आपके बीच एक बात और स्पष्ट रूप से रख देना चाहता हूं, हम सामान्य लोग हैं, हम भावनाओं से चलने वाले व्यक्ति हैं। अब तक का जो जीवन हमने जिया है वो उन ऋषियों के माध्यम से या स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित के सपनों को उनके साथ काम करके जो महसूस हुआ, हम अपने जीवन को प्रामाणिकता से जी रहे हैं। लेकिन आगे की जो चुनौतियां हैं, आगे के जो कष्ट हैं, वो कुछ लोग नहीं उठा सकते। उसके लिए हमें पूरे हरियाणा भर से उन सैकड़े मतवाले लोगों की आवश्यकता है। इसलिए आप अपनी अपनी परिस्थितियों का आकलन करें, अपनी अपनी जिम्मेवारियों का आकलन करें। केवल भावना में आकर के ये निर्णय मत लेना, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, ये धैर्य के साथ, संयम के साथ, साधना के साथ, तप के साथ लड़ी जाएगी। आपको हो सकता है समाज का वो उत्साह मिल जाए तो सीमित समय में आप कुछ चीजों को पूर्ण कर जाएंगे, लेकिन जो पूरा का पूरा प्रकल्प है, जो पूरा की पूरा जो हमारा एजेंडा है, जो विजन है, उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो तात्कालिक रूप से जो चुनौतियां आपको और हमें मिलेंगी, यदि आप और हम मजबूत नहीं हुए, यदि आपने और हमें
आंदोलन के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, ऐसे ऐसे गांवों को खड़ा नहीं किया, कैसी कैसी चुनौतियां आपको और हमें मिल सकती है। इसलिए अब निर्णय आता है स्थानीय स्तर के साथियों पर। यदि आपने ये समझ लिया है कि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे विजन को अपनी अपनी अक्षमताओं से आहुति डालने के लिए तैयार हैं, तो जो फॉर्म आपको मिलेगा, इस फॉर्म के अंदर आप अपने पूरा बायोडाटा डाल दीजिएगा और निसंकोच आकर के अपनी जिम्मेवारी को ग्रहण कर लीजिएगा। यह समाज का कार्य है, समाज के लोगों के द्वारा किया जाएगा। आपको और हमें अपने अपने व्यवहार, वाणी और कर्म से यदि आप मोर्चा को लेकर के चले हैं तो समाज आपको चेक करने का काम करेगा। समाज आपकी वाणी को देखेगा, समाज आपके व्यवहार को देखेगा, समाज आपके कार्य को देखेगा। यदि आपने अपनी वाणी से, कर्म से, व्यवहार से, अपने जीवन से वर्तमान के इस समाज को ये साबित कर दिया कि ये लोग विश्वास करने लायक हैं, तो आपको तन से, मन से, धन से पूर्णतः सहयोग मिलेगा। सपने वही हैं जो आजादी के वो मतवाले आपके और हमें, हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। तो मैं अपनी वाणी को उस दृष्टांत के साथ समाप्त करूंगा। अब प्रश्न आपके पास चला गया है, निर्णय आपने लेना है, अगली योजना आपके पास आ जाएगी, क्योंकि पूरे हरियाणा की जो बैठक है आज समाप्त हो रही है। प्रथम चरण में हम जो चाहते थे हमें उससे ज्यादा मिला है। हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि पूरे हरियाणा के जिन 22 जिलों में हम गए थे, आप जैसे ऐसे सैकड़ों क्रांतिकारी मिले हैं, जिनके पास पवित्र भावनाएं भी हैं, जिनके पास अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का संकल्प भी है और जो पवित्रता के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत है। अगली जो योजना होगी, अगला जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलेगा, आप में से प्रत्येक जिले में से जो टोली बनेगी, उस टोली को चाहे जो वो मीडिया का प्रबंधन है, चाहे वे विषयों को रखने की बात है, चाहे पूरे संकल्प को साझा करने की बात है, तो एक एक साथी बौद्धिक रूप से भी, प्रबंधन की दृष्टि से भी हम ये चाहते हैं नेतृत्व के लिए जो सारे गुण हैं हमारे एक एक योद्धा के अंदर आए। क्योंकि जब आप व्यवस्थाओं से टकराने चलेंगे तो आपको अपने स्तर पर निर्णय लेने पड़ेंगे। तो मैं वो दृष्टांत जो आपके और हमारे लिए उपयोगी है वो साझा करना चाहता हूँ। भगवान राम जिस प्रसंग से भगवान कहलाए, जब विश्वामित्र जी भगवान राम को अपने यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए लेने के लिए महाराज दशरथ के पास अयोध्या आते हैं, उनको जब ये मालूम पड़ा, जब वो दानव, वो राक्षस उन ऋषियों के, उन देवताओं के यज्ञों में विघ्न डालते थे, तो उन्होंने ये महसूस किया। तो वो जब अयोध्या नगरी जाते हैं तो पूरा जो प्रसंग वहां चलता है उसको विस्तार में न ले जा करके, जब श्री राम को ये पता चलता है कि मेरे जीवन का निर्णय होने वाला है, मेरे को निमित्त बनाने का अभियान शुरू होने वाला है और एक ऋषि मुझे लेने के लिए आए हैं, तो उनको स्वयं में ये लगा कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य उस परमपिता परमात्मा ने दिया है और मुझे निमित्त बनाने का जो अवसर विश्वामित्र जी ने दिया है। जब श्री राम के सामने उस अयोध्या नगरी के राजा के द्वारा यह प्रस्ताव दे दिया जाता है कि आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए चुन लिया गया है, जो इस मेरे पास सेना है, जो अस्त्र है, ये शस्त्र है, उन राक्षसों से लड़ने के लिए ये तुम्हारी मदद करेंगे, आप इनमें से जितना चाहो ले जा सकते हो। लेकिन भगवान श्री राम ने महाराज जी को प्रणाम करते हुए ये कहा कि ठीक है, आपका मेरे को ये चीजें देना एक पुत्र की दृष्टि से मैं मान सकता हूं कि आपको शायद ये खतरा होगा कि आपके पुत्र के जीवन की रक्षा हो जाएगी, इसलिए आप मुझे आग्रह कर रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक आपको शीश झुकाते हुए मना कर रहा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा पिताजी महाराज। मेरी जो लड़ाई है वो दानवों और राक्षसों के खिलाफ लड़ाई है, मेरी जो लड़ाई है उन ऋषियों के यज्ञ को पूर्ण करने की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई के जो सैनिक होंगे, इस लड़ाई के जो अस्त्र होंगे, इस लड़ाई के जो शस्त्र होंगे, उन सामान्य नागरिकों को मैं योद्धा बना करके यदि लड़ाई को लड़ूंगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी कि मैंने उस दानवी ताकतों के खिलाफ उन सामान्य लोगों को खड़ा करके लड़ाई लड़ी।
तो वो प्रसंग मुझे आपको और मेरी इस लड़ाई में फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। आप और हम सामान्य लोग हैं, मध्यम वर्ग के अंदर जीवन यापन करने वाले लोग हैं। बहुत से साथियों के पास पारिवारिक जिम्मेवारियां भी होंगी, इसलिए केवल भावनाओं में आकर के आप इस मोर्चे की लड़ाई में शामिल मत होना। थोड़े थोड़े संसाधनों को संचित करते हुए, इस समाज के लोगों से लेते हुए इस लड़ाई को लड़ना है। चुनौतियां और संकट आ सकते हैं, एक बार मरना बहुत आसान है। हो सकता है बहुत बार जब हम बात करते हैं कि देवेंद्र भाई को वो ताकते मृत्यु के आगोश में सुला देंगी, सुशील भाई को मार देंगी, विकास भाई को मार देंगी, लेकिन एक बार मरना आसान है। जब ये साथी पल पल मरते हैं, प्रतिदिन मरते हैं, तब आनंद आता है कार्य को करने के लिए। इसलिए आप संगठन के वो अग्रिम योद्धा आए, आपने हमारे आह्वान पर हमारा जो संकल्प था, जो आपका संकल्प है, साझा संकल्प है, वो साझा करने के लिए यहाँ आए। हमें ऊर्जा मिली, प्रेरणा मिली। आप लोग अगली ट्रेनिंग के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और आप लोग ये मान के चलना, एक एक व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हिसार का, फतेहाबाद का, सिरसा का, प्रत्येक गांव में आपने उन विचार के साथियों को ढूंढ करके निकालना है, ताकि जो आगामी योजनाएं बनाए वो सब, जो विजन डॉक्यूमेंट है जनता सरकार मोर्चा का, अब वो गढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके पास किसी भी क्षेत्र की प्रमाणिक जो समझ हो, नीति हो, वर्तमान संसाधनों के द्वारा हम कल्पना में, मैंने आपको कहा बात जो करेंगे अभी कल्पना की होगी, लेकिन वो नीतिगत होगी, ऑथेंटिक होगी, पॉलिसी के ऊपर होगी। वर्तमान में जिन संसाधनों के द्वारा ये पॉलिटिकल लोग जो व्यवस्थाएं आपको और हमें दे रहे हैं, उन्हीं संसाधनों के माध्यम से आप और हम क्या बेटर डिलीवर कर सकते हैं। जिस भाई के पास, चाहे वो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसके किसी के पास संगठन का अनुभव है, किसी के पास व्यक्ति रूप में अनुभव है, वो आपको और हमें साझा करना है। और जो हमारा जनता सरकार मोर्चा का विजन डॉक्यूमेंट का जो काम है, वो आज की बैठक के बाद हम प्रारंभ कर रहे हैं। अगली जो बैठक होगी एक प्रांत स्तर की बैठक होगी, और जो हम एक आनंद भाई का जो सपना था या राजीव भाई के जो विचार के मतवाले थे, हम उनको प्रयास करेंगे। यदि सबकी सहमति बनी तो 18 नवंबर को हरियाणा का किसी एक केंद्र को चुन करके हम एक बाहर ओपन प्रोग्राम राजीव भाई की जन्म और मृत्यु का जो दिन था उसके ऊपर हम करेंगे। लेकिन उसके लिए सब साथियों को ताकत लगानी पड़ेगी, समय कम है। उस प्रोग्राम से पहले हम एक जगह पर इंडोर बैठक करेंगे, जिसमें हरियाणा के पूरे प्रत्येक जिले से जो इस विचार और संकल्प के साथी हैं, वो एक दूसरे से परिचय कर लेंगे। पूरे दिन का आगामी जो प्रोग्राम है, जो योजनाएं हैं, वो उसमें हम साझा करेंगे। तो मैंने अपने विचार आपके साथ साझा किए, आपने सुना। मेरा नाम नरेंद्र, विद्यार्थी, मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूं। मूलतः मेरा जींद जिले में गोगड़िया गांव है, और इस जनता सरकार मोर्चा का एक निमित्त सिपाही, मैं उस गिलहरी के रूप में अपनी आहुति डालने का प्रयास कर रहा हूं। पुनः आपको नमन, वंदन, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।